गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। पाठ का नाम है नमक और इस पाठ की लेखिका है रजिया सज्जाद जहीर। तो चलिए पाठ को पढ़ने से पहले हम लेखिका के बारे में जानते हैं। इनका जन्म 15 फरवरी सन 1917 अजमेर राजस्थान में हुआ। रचनाएं जर्द गुलाब उर्दू कहानी संग्रह और इन्हें सम्मान सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, उर्दू अकादमी, उत्तर प्रदेश अखिल भारतीय लेखिका संघ अवार्ड भी मिला। इनका निधन 18 दिसंबर सन 1969 में हुआ। और लेखिका की भाषा शैली में आधुनिक उर्दू कथा साहित्य का उनका महत्वपूर्ण स्थान है। जो इनकी भाषा में भी उर्दू शब्दों का बहुत प्रयोग है और इनकी कहानियों में सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता और आधुनिक संदर्भों के बारे में बातें की गई हैं। और इस पाठ का विचारधारा है कि इस पाठ में लेखिका ने यह बताया है कि जहीर की नमक शीर्षक कहानी भारत पाक विभाजन के बाद सरहद के यानी भारत के इस तरफ और भारत पाकिस्तान दोनों के तरफ में विस्थापित पुनर्वासी जनों के दिलों को टटोलती एक मार्मिक कहानी, अर्थात वहाँ भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद जो वहाँ के लोगों की मनोदशा है उसके बारे में लेखिका ने यहाँ पर वर्णन किया है। तो चलिए हम पाठ को पढ़ते हैं। नमक पाठ को पढ़ते हैं हम। उन सिख बीबी को देखकर सफ़िया हैरान रह गई थी, किस कदर वह उसकी माँ सी मिलती थी। अब यहाँ पे एक सिख बीबी नामक महिला को देखकर सफ़िया नामक एक महिला जो है वह हैरान हो जाती है और वह तुलना करती कि वह सफ़िया जो है उस सिख बेबी की तुलना करती है अपनी माँ से। ठीक है, छोटी छोटी आँखें हैं और मोहब्बत और रहमदिली का उसका चेहरा है। ठीक है, और बारीक मलमल का दुपट्टा पहने हुई है। और जो सफ़िया वह सोचती है कि उसकी अम्मा भी मुहर्रम में ऐसे ही कपड़े ओढ़ा करती थी। जब सफ़िया ने कई बार उनकी तरफ मोहब्बत से यानी प्यार से देखा तो जो सिख बीबी थी वह भी अपनी घर की बहू से पूछा तो पता चला कि वे मुसलमान हैं। तो कल ही सुबह कहाँ जा रही है? लाहौर जा रही है। लाहौर, ठीक है, पाकिस्तान का में है लाहौर। तो अपने भाइयों से मिलने, जिन्हें इन्होंने कई साल से नहीं देखा। लाहौर का नाम सुनकर वे उठकर सफ़िया के पास आ बैठी और उसे बताने लगी कि उनका लाहौर कितना प्यारा शहर है। अर्थात सिख बीबी सफ़िया से लाहौर की खूबसूरती का वर्णन करती है। सिख बीबी के घर में कीर्तन होता रहता है, परंतु वह आहिस्ता आहिस्ता अर्थात धीरे धीरे बातें करती है। सफ़िया ने एक बार बीच में पूछा कि माताजी आपको तो यहाँ आए बहुत साल हो गए हैं होंगे। हाँ बेटी, जब हिंदुस्तान बना था तभी आए थे। वैसे तो अब यहाँ भी हमारी कोठी बन गई है, बिजनेस है, सब ठीक है, पर लाहौर हमें बहुत याद आता है। फिर पलकों से कुछ सितारे टूटकर अर्थात आंसू झड़ते हैं और दुधिया आंचल में समा जाते हैं। बात आगे चल पड़ती मगर घूम फिरकर उसी जगह पर आ जाती। साडा लाहौर, अर्थात लाहौर के बारे में सिख बीबी बार बार खूब वर्णन करती है। कीर्तन कोई 11 बजे ख़त्म हुआ। जब वे प्रसाद हाथ में लिए उठने लगी और सफ़िया के सलाम के जवाब में दुआएं देती हुई रुखसत होने लगी अर्थात जाने लगी, तब सफ़िया ने धीमे से पूछा, आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहे तो मुझे हुक्म दीजिएगा। ठीक है, तो जो सफ़िया है वह कहती कि अगर आपको लाहौर से कोई चीज़ चाहिए तो आप ज़रूर मंगाइए। वे दरवाजे से लगी खड़ी थी, हिचकिचाकर बहुत ही धीरे से आहिस्ता यानी धीरे से बोली, अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक अर्थात लाहौर का नमक लेकर आना। 15 दिन यूँ गुजरे कि पता ही नहीं चला। जिम खाना की शामें, दोस्तों की मोहब्बत, भाइयों की खातिरदारियाँ, उनका बस न चलता था। ये बिछड़ी हुई परदेसी बहन के लिए क्या कुछ ना कर दे। दोस्तों अजीज़ों की हालत की, कोई कुछ लिए आ रहा है तो कोई कुछ, कहाँ रखे, कैसे पैक करे, कोई कर ले जाए, एक समस्या, सबसे बड़ी समस्या थी। बादामी कागज़ की एक पुड़िया की जिसमें कोई सेर भर लाहौरी नमक था। सफ़िया का भाई एक बहुत बड़ा पुलिस अफसर था। उसने सोचा कि वह ठीक राय दे सकेगा। चुपके से पूछने लगी, क्यों भैया, नमक ले जा सकते हैं? वह हैरान होकर बोला, नमक तो नहीं ले जा सकते, गैर कानूनी है। और नमक का आप क्या करेंगी? आप लोगों के हिस्से में तो हमसे बहुत ज़्यादा नमक आया है। वह झुंझला गई। मैं हिस्से बखरे की बात नहीं कर रही हूँ, आया होगा
मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ ने यही मंगवाया है। भाई की समझ में आता, तो उसके भाई की समझ में कुछ नहीं आता। माँ का क्यों जिक्र था, वे तो बंटवारे से पहले ही मर चुकी थी। अब यहाँ पे उसके जो भाई है, साफिया का भाई, सोचता है कि माँ तो बंटवारे से पहले ही मर चुकी थी। जरा नरमी से समझाने के अंदाज में बोला, देखिए बाजी, बाजी का मतलब होता है बहन, बड़ी बहन, आपको कस्टम से गुजरना है, और अगर एक भी चीज़ ऐसी वैसी निकल आई तो आपके सामान की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे कस्टम वाले, अर्थात चितर पितर कर देंगे। वह बिगड़ कर बोली, निकल आने का क्या मतलब है, मैं क्या चोरी से ले जाऊंगी, छिपा के ले जाऊंगी, मैं तो दिखा के जता के ले जाऊंगी। साफिया कहती कि मैं कोई चोरी से नहीं ले जा रही, मैं तो दिखा के ले जा रही। भैया तो आप बहुत ही गलत बात करेंगी, कानून, अरे फिर वही कानून कानून कहे जाते हो, क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं, कुछ मोहब्बत मुराबत और आदमियत इंसानियत के नहीं होते। तो साफिया कहती कि क्या कोई प्यार की कीमत नहीं है, आखिर कस्टम वाले भी इंसान होते, कोई मशीन तो नहीं। हाँ, वे मशीन तो नहीं है, पर आपको यकीन दिलाता हूँ वे शायर भी नहीं होते, उनको तो अपनी ड्यूटी करनी होती है। अरे बाबा, मैं कह दूंगी कि वह ड्यूटी ना करे, एक तोहफा है, वह भी चंद पैसों का, शौक से देख लें, कोई सोना चांदी नहीं, स्मगल की हुई कोई चीज़ नहीं, ब्लैक मार्केट का कोई माल नहीं। तो साफिया कहती कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, आप चेक कर लीजिए। अब आपसे कौन बहस करे, आप अदीब ठहरी, और सभी अदीबों का दिमाग थोड़ा सा ज़रूर ही घुमा होता है। तो उसका भाई जो है, साफिया का भाई, कहता है कि आपसे बहस करना ठीक नहीं है, वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि आप ले नहीं जा पाएंगी और बदनामी मुफ्त में आपको मिल जाएगी, आखिर आप कस्टम वालों को कितना जानती हैं। उसने गुस्से से जवाब दिया, कस्टम वालों को जाने या ना जाने, पर हम इंसानों को खूब जानते हैं। वो दिमाग की बात तो सो, अगर सभी लोगों का दिमाग हम अदीबों की तरह घुमा हुआ होता तो ये दुनिया कुछ बेहतर ही हो जाती। अब यहाँ पे जो साफिया वह कहती हैं कि सब हमारी तरह ही होते तो यहाँ के क्या हो जाते लोग, थोड़े से अदीब हो जाते, यानी कि थोड़े से पागल रहते। मारे आगे मारे गुस्से की उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब उसे गुस्सा है। उसका भाई सिर हिलाकर चुप हो गया। अगले रोज़ 2 बजे दिन को उसे रवाना होना था। सुबह के लिए उसका कार्यक्रम तैयार था। उसने सारी पैकिंग कर ली थी और वह जितनी भी सामानें थी सबको उसने समेटा, और अब तक साफिया का गुस्सा क्या हो गया था, शांत हो गया था। भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे उस पर हावी हो रही थी। नमक की पुड़िया ले तो जानिए, पर कैसे? अच्छा, अगर इसे हाथ में ले ले और कस्टम वालों के सामने सबसे पहले इसी को रख दे। लेकिन अगर कस्टम वालों ने ना जाने दिया तो मजबूरी है, छोड़ देंगे, लेकिन फिर उस वायदे का, क्योंकि साफिया क्या है, साफिया ने सिख बीबी से वादा किया था कि वह उसे नमक लाकर देगी। उसने कीनू कालीन पर उलट दिए, टोकरी खाली की और नमक की पुड़िया उठाकर टोकरी में रख दी। एक बार झाँक कर उसने पुड़िया को देखा और उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसने अपनी किसी प्यारे को कब्र की गहराई में उतार दिया हो। अर्थात साफिया को एहसास होने लगा कि उस कीमती चीज़ को उसने कब्र में उतार दिया। कुछ देर उकड़ू बैठी वह पुड़िया को तकती रही, उन कहानियों को याद करती रही जिसे वह अपने बचपन में अम्मा से सुना करती थी, जिनमें शहजादा अपनी रान चीर कर हीरा छिपा लेता था और देवों, खौफनाक भूतों तथा राक्षसों के सामने से होता हुआ सरहदों से गुजर जाता था। उसे अपनी अम्मा की बताई कहानियाँ याद आती कि किस प्रकार शहजादा हीरा छुपा लेता है और हीरा छुपाकर वह सब राक्षसों से पार करता हुआ आगे बढ़ जाता है। फिर वह किनुओं को एक एक करके कटोरी में रखने लगी, पुड़िया के इधर उधर, आसपास और फिर ऊपर, यहाँ तक कि बिल्कुल वह छिपा देती है। आश्वस्त होकर उसने हाथ झाड़े, सूटकेस पलंग के नीचे खिसकाया, टोकरी उठाकर पलंग के सिरहाने रखी और लेटकर दोहर ओढ़ ली। रात को करीबन 1:30 बजे थे। मार्च की सुहानी हवा खिड़की की जाली से आ रही थी। बाहर चांदनी साफ और ठंडी थी। खिड़की के करीब लगा चंपा का एक घना दरख्त सामने की दीवार पर पत्तियों के अक्स लहरा रहा था। अब यहाँ पे खिड़की के पास चंपा का एक बहुत बड़ा सा पेड़ था, उस पर वह जो पत्तियां टकरा रही थी तो उसे एहसास हो रहा था, कभी किसी तरफ से कभी किसी तरफ से आवाज़ आ रही थी। इसके नन्हे नन्हे भतीजे भतीजियाँ थी जो उसे बड़ी मासूमियत से पूछते, फूफी जान आप हिंदुस्तान में क्यों रहती हैं जहाँ हम लोग नहीं आ सकते? उन सबके और साफिया के बीच में एक क्या थी, सरहद थी, बहुत ही नोकदार लोहे की छड़ों का जंगला जो कस्टम कहलाता था। कल वह लाहौर से चली जाएगी, हो सकता है साल भर बाद फिर मिल आए। 1 साल से पहले तो वह आ भी नहीं सकती थी और यह भी हो सकता था कि वह कभी भी ना आ सके। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी थी।
फिर उसे एक सफ़ेद दुपट्टे का दुधिया आंचल लहराता दिखाई देने लगा, जिस पर वह सितारे झिलमिला रहे थे। तो उसे हमारी कोठी भी है, अर्थात उसे सिख बीबी की बातें याद आने लगी। फिर दिखा इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला, किले के पीछे डूबते हुए सूरज, ये सब उसे दिखाई देने लगे साफिया को। अचानक उसकी आंखें खुल गई। शायद उसने मकबरे की सीढ़ियों के नीचे लगी दूब की एक पत्ती तोड़ी और जिस पर ठंडी ओस जमी हुई थी। सफिया फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी थी। दिल्ली तक का किराया उसके भाई ने दे दिया था। वह हाथ में टिकट दबाए वेटिंग रूम के बाहर प्लेटफॉर्म पर टहल रही थी। वह अंदर बैठी चाय की प्याली हाथ में लिए किनुओं की टोकरी पर निगाहें जमाए यह सोच रही थी कि आसपास इधर उधर इतने लोग हैं, लेकिन सिर्फ वही जानती कि टोकरी की तह में किनुओं के नीचे क्या है, नमक की पुड़िया है। जब उसका सामान कस्टम जांच के लिए गया तो झिरझिरी सी आई और एकदम से उसने फैसला किया कि मोहब्बत का यह तोहफा चोरी से नहीं जाएगा, नमक कस्टम वालों को दिखाएगी। अब उसके अंदर उसकी अंतरात्मा जागती है साफिया की और कहती है कि मैं कोई सामान चोरी से नहीं ले जाऊंगी। तो वह कस्टम वालों को नमक दिखाना चाहती है। उसने जल्दी से पुड़िया निकाली और हैंड बैग में रख ली, जिसमें उसका पैसों का पर्स और पासपोर्ट था। जब सामान कस्टम से होकर रेल की तरफ चला तो वह एक कस्टम अफसर से तरफ बढ़ी। ज़्यादातर मेजें खाली हो चुकी थी, एक दो पर दुक्का दुक्का सामान रखा था। वही एक साहब खड़े थे, लंबा का दुबला पतला जिस्म, खिचड़ी बाल और आँखें, अर्थात एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है। वे कस्टम अफसर की वर्दी पहने थे, मगर उन पर कुछ जच नहीं रही थी। साफिया कुछ हिचकिचा कर बोली, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। उन्होंने नज़र भरकर उसे गौर से देखा और बोले, फरमाइए। उनके लहजे में साफिया की हिम्मत बढ़ा दी, और आप कहाँ के रहने वाले हैं? उन्होंने कुछ हैरान होकर उसे फिर से गौर से देखा। मेरा वतन दिल्ली है, आप भी तो हमारी ही तरफ की मालूम होती हैं, अपने अजीजों से मिलने आई होंगी। हमारी जी हाँ, मैं लखनऊ की हूँ, अपने भाइयों से मिलने आई थी, वे लोग इधर आ गए हैं, आपको भी शायद इधर आए हैं। तो साफिया कहती कि शायद हो सकता है आपके रिश्तेदार भी यहाँ हों। जी, जब पाकिस्तान बना था तभी आए थे, मगर हमारा वतन तो दिल्ली ही है। साफिया ने हैंड बैग मेज पर रख दिया और नमक की पुड़िया निकाल कर उनके सामने रख दी और आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे रुक कर उनको सब कुछ बता दिया। उन्होंने पुड़िया को धीरे से अपनी तरफ सरकाना शुरू किया। जब सफिया की बात खत्म हो गई तब उन्होंने पुड़िया को दोनों हाथों में उठाया और अच्छी तरह लपेटा और खुद सफिया के बैग में रख दिया। बैग साफिया को देते हुए बोले, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। अर्थात वह व्यक्ति भी उसे नहीं रोकते। वह चलने लगी तो वे भी खड़े हो गए और कहने लगे, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिए। अर्थात वह व्यक्ति कहाँ का था? वही पाकिस्तान का था, लेकिन वह दिल्ली को ही अपना शहर मानता था। अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। साफिया कस्टम के जंगले से निकलकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ गई। वे वहीं खड़े रहे। प्लेटफॉर्म पर उसके बहुत से दोस्त, भाई, रिश्तेदार थे। हसरत भरी यानी प्यार भरी नज़रों से उसे देखते हैं। अटारी में पाकिस्तानी पुलिस उतरी, हिंदुस्तानी पुलिस सवार हुई। कुछ समझ में नहीं आता कि कहाँ से लाहौर ख़त्म हुआ और किस जगह से अमृतसर शुरू हो गया। अर्थात साफिया को कन्फ्यूज़न रहता है कि कहाँ से लाहौर ख़त्म हुआ और कहाँ से अमृतसर शुरू हुआ। एक ज़मीन थी, एक ज़ुबान थी और एक सी सूरतें और लिबास, एक सा लबो लहजा और अंदाज थे। गालियाँ भी एक सी थी, पर दोनों में प्यार था। अमृतसर में कस्टम वाले फर्स्ट क्लास वालों के सामान की जांच उनके डिब्बे के सामने ही कर रहे थे। साफिया का सारा सामान देखा जा चुका था, तो वह उन नौजवान कस्टम अफसर की ओर बढ़ी जो बातचीत और सूरत से बंगाली लगते थे। देखिए, मेरे पास नमक है थोड़ा सा। फिर उसने हैंड बैग खोल कर दिखाया। वह पुड़िया उनकी तरफ बढ़ाते हुए, अटकते, झिझकते, हिचकिचाते हुए उनको सब कुछ बता दी। उन्होंने सिर झुका लिया था, सुनते रहे, बीच बीच में सिर उठाते, गौर से कहते और फिर सुनते। चलते चलते उन्होंने एक दूसरे से कहा, इनके सामान का ध्यान रखिएगा। प्लेटफॉर्म के एक सिरे पर एक कमरा था, वे उसके अंदर घुसे। सफिया दाखिल होते हिचकिचाई। वे मुस्कुराए, बोले, आइए आइए ना। जेब से रुमाल निकाल कर उन्होंने कुर्सी को झाड़ा और बोले, बैठिए। साफिया ने पुड़िया और बैग को मेज पर रख दिया। बाहर की तरफ झाँक कर उन्होंने एक पुलिस वाले को इशारा किया। साफिया के पैर के तले ज़मीन खिसक गई। अर्थात साफिया क्या होगी, दंग रह गई। अब क्या होगा, 2 चाय लाओ अच्छी वाली। पुलिस वाला साफिया को घूरता हुआ चला गया। फिर उन्होंने मेज की दराज
मेज की दराज खींची और उसमें अंदर दूर तक हाथ डालकर एक किताब निकाली। किताब को साफिया के सामने रखकर उन्होंने पहले सफ़ा खोल दिया। बाई ओर नजरुल इस्लाम की तस्वीर थी और टाइटल वाले सफ़े पर अंग्रेजी के कुछ धुंधले शब्द थी। समसुलैसलाम की तरफ से सुनील दास गुप्ता को प्यार के साथ, ढाका 1946। तो आप क्या ईस्ट बंगाल के हैं? हाँ, मेरा वतन ढाका है। उन्होंने बड़े फ़क्र से जवाब दिया था, बड़े जोश से जवाब दिया। तो आप यहाँ कब आए? जब डिवीज़न हुआ तभी हम आए, मगर हमारा वतन ढाका है। मैं तो कोई 12-13 साल का था, पर नजरुल और टैगोर को तो हम लोग बचपन से पढ़ते थे। जिस दिन हम रात यहाँ आए थे उसके ठीक 1 वर्ष पहले मेरे सबसे पुराने, सबसे प्यारे बचपन के दोस्त ने मुझे यह किताब दी थी। उस दिन मेरी सालगिरह थी। फिर हम कलकत्ता रहे, पढ़े, नौकरी भी मिल गई, पर हम वतन आते जाते। वतन? सब साफिया ने हैरान होकर पूछा। मैंने आपसे कहा ना कि मेरा वतन ढाका है। उन्होंने ज़रा बुरा मानकर कहा। हाँ हाँ, ठीक है, साफिया जल्दी से बोली। तो पहले तो बस इधर ही कस्टम था, अब उधर भी कुछ गोलमाल हो गया है। उन्होंने चाय की प्याली साफिया की तरफ खिसकाई और खुद का एक बड़ा सा घूंट भर कर बोली, वैसे तो ढाब कलकत्ता में भी होता है, जैसे नमक यहाँ भी होता है, पर हमारे यहाँ के ढाब की क्या बात है। हमारी ज़मीन, हमारे पानी का मज़ा ही कुछ और है। उठते वक्त उन्होंने पुड़िया साफिया के बैग में रख दी और खुद उस बैग को उठाकर आगे आगे चलने लगी। साफिया ने उनके पीछे चलना शुरू किया। जब साफिया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी, तब पुल की सबसे निचली सीढ़ी के पास वे सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। साफिया सोचती जा रही थी कि किसका वतन कहाँ है, वह जो कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ। अब यहाँ पे साफिया सोच रही है कि उसके भाई ने कस्टम कस्टम करके बड़ी बड़ी बातें की थी, परंतु मुझे समझ नहीं है कस्टम इस तरफ है या उस तरफ है। अर्थात साफिया सब लोगों को जब नमक के बारे में बताती है तो कोई उसे मना नहीं कर पाते, कोई उसके प्यार को अनदेखा नहीं कर पाते हैं। सब उसके प्यार को ये मंजूर करते हैं और एक्सेप्ट करने के बाद उसे सब आने देते हैं। अब आते हैं हम प्रश्न अभ्यास। साफिया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से क्यों मना कर दिया? क्योंकि साफिया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि उसका कहना था नमक को कस्टम के अंतर्गत माना जाता है, क्योंकि नमक ले जाना गैर कानूनी होता है। सेकेंड है, नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में साफिया के मन में क्या द्वंद था? नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में साफिया के मन में द्वंद था कि यह कोई चोरी नहीं है, यह कोई स्मगलिंग का सामान नहीं है, यह एक प्यार है, थोड़ा सा नमक है। हमारा यह लेसन कंप्लीट होता है। थैंक यू।